जो कहानी है शेरिल नाम की एक 27 साल की लड़की की, जो अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल जाती है जिसे पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1995 से, जहां पर हम देखते हैं शेरिल नाम की एक लड़की को, जो कि एक बहुत ही लंबी हाइकिंग के लिए निकली है। उसे 1800 किलोमीटर का सफर तय करना है, लेकिन सफर शुरू किए कुछ ही दिन हुए थे और शेरिल की हिम्मत जवाब दे जाती है। उसके पैर चल गए थे और वो बहुत थक चुकी थी। वो जैसे ही अपने पैर देखने के लिए जूते उतारती है, तब एक जूता पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में दूसरा जूता भी फेंक देती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि शेरिल ने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था। वो हाइकिंग का सारा सामान पैक करती है और एक होटल में जाती है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वो पैसिफिक कोस्टल ट्रैक पर हाइकिंग के लिए जा रही है। शेरिल रिसेप्शन पर अपने एक्स हस्बैंड का नंबर दे देती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर मेरी कोई खबर ना मिले तो मेरे एक्स हस्बैंड को मेरे बारे में बता देना। ये कहकर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे अपने सफ़र के बारे में बताती है। तो पॉल उसे ऑल द बेस्ट कहता है। अब रात हो चुकी थी और अगली सुबह शेरिल अपना सफ़र शुरू करने वाली थी, पर उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं, जहाँ उसके डैड शेरिल की मॉम को बहुत मारा करते थे और कुछ टाइम बाद शेरिल की मॉम को कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। उनके चले जाने के बाद शेरिल और उसका भाई अकेले हो गए, क्योंकि उनके डैड ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इन सब बातों से शेरिल डिप्रेशन में चली गई और वो ड्रग्स लेने लगी। साथ ही उसे जो भी आदमी मिलता था वो उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाती थी। उसने अपनी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पॉल से होती है और पॉल उसे उस नरक से बाहर निकालता है। वो शेरिल से शादी कर लेता है और सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। शेरिल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और पॉल एक बार उसे एक दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और एक ही साल के अंदर उनका डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे पता नहीं होता कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि उसने कई आदमियों के साथ रिलेशन बनाया था। उसकी हालत देखकर शेरिल की दोस्त उसे अबॉर्शन करने की सलाह देती है, क्योंकि वो अभी बच्चे की केयर करने की हालत में नहीं थी। साथ ही शेरिल की दोस्त उसे एक लंबी हाइकिंग करने की सलाह देती है, जिससे वे खुद को पहचान सके और जान सके कि लाइफ क्या होती है। शेरिल उसकी बात मान जाती है और हाइकिंग के लिए रेडी हो जाती है। अब अगले दिन वो सफ़र पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका बैग इतना भारी होता है कि वो उसे उठा ही नहीं पा रही थी। उसने पहले कभी हाइकिंग नहीं की थी और उसे पता नहीं होता कि अपने साथ कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी नहीं। इसलिए उसने ज़रूरत से ज़्यादा सामान पैक किया था, जो उसके किसी काम का नहीं था। वो किसी तरह से बैग उठा के रोड पर आती है और एक कार से लिफ्ट मांग के मोजाम्बिक डेजर्ट तक पहुँचती है। अब यहाँ से उसका सफ़र शुरू होने वाला था। उसकी मंजिल थी यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर ब्रिज ऑफ द गॉड, जो कि ओरेगन और कोलंबिया के बीच पड़ता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि उसने हाइकिंग पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके पीठ पर जो बैग था वो बहुत भारी था और उसे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब वो वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने ये ठान लिया था कि वो इस सफ़र को पूरा करके ही रहेगी। वो पूरा दिन लगातार चलती रही और अब शाम ढलने आई थी। उसने आज 5 माइल का सफ़र तय किया था। शाम को वो एक जगह पे अपना कैंप लगाती है। वो अपने साथ एक डायरी भी लाई थी और उसमें वो अपने सफ़र का सारा एक्सपीरियंस लिख रही थी। अब रात को वो अपने टेंट में सोने की कोशिश करती है, पर उसे बहुत डर लग रहा था। इस डेजर्ट में वो अकेली थी और ये एहसास उसके लिए बहुत डरावना था। अब अगली सुबह वो कुछ खाना बनाने लगती है, लेकिन स्टोव जलाने के लिए जो गैस चाहिए थी वो उसके बदले एक दूसरी गैस उठा लाई थी, जिससे स्टोव नहीं चल सकता था। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। वो अपना सफ़र जारी रखती है। उसने 5 दिन में 30 माइल का सफ़र तय कर लिया था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसे 1100 माइल का सफ़र तय करना है, लेकिन सिर्फ 8 ही दिन के अंदर उसका सारा खाना ख़त्म हो जाता है। अब चलते चलते एक जगह पे मोड़ आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। तब वो बिना सोचे समझे एक रास्ता चुन लेती है और उसी रास्ते पर चलने लगती है। वो लगातार उस रास्ते पर चल रही थी और अब शाम ढलने आई थी। तभी शेरिल देखती है कि दूर एक आदमी अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है। वो उस आदमी से कहती है कि वो हाइकिंग कर रही है और उसका सारा खाना ख़त्म हो गया है, तो मेरी कुछ हेल्प कर दो। वो आदमी कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर तुम मेरी कार में बैठकर मेरा वेट करो। तो शेरिल उसकी कार में बैठकर उसका वेट करती है। वो उस आदमी से बहुत डर रही थी, क्योंकि उसके पास गन भी होती है। अब वो आदमी शेरिल को अपने घर ले जाता है। शेरिल बहुत डर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने उस आदमी पर भरोसा करके गलती कर दी, लेकिन जब वो उसकी वाइफ को देखती है तब उसकी जान में जान आती है। अब वो दोनों अपने घर में शेरिल का वेलकम करते हैं और उस आदमी की वाइफ शेरिल के लिए खाना बनाती है। वो जैसे ही शेरिल को खाना देती है, शेरिल खाने पर टूट पड़ती है।
क्योंकि उसने कई दिनों से गर्म खाना नहीं खाया था। इसके बाद वो गर्म शावर लेती है और आराम से सो जाती है। अगले सुबह वो आदमी शेरिल को उसी जगह छोड़ जाता है जहाँ से वो अपना सफर आगे बढ़ाने वाली थी। अब रास्ते में वो आदमी शेरिल से कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे डर गई थी, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। वो आदमी उसे यह भी कहता है कि उसे हाइकिंग छोड़ के अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि यह सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन शेरिल इसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है और अब वो वापस नहीं जा सकती। वो आदमी उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और उसे अपने रास्ते पर छोड़ के चला जाता है और शेरिल फिर से अपना सफर आगे बढ़ाती है। आज उसके सफर का 9वां दिन था और शाम ढलने आई थी, इसलिए वो अपना कैंप लगाती है। अब उसके अंदर एक नया जोश था और आज वो खाना बनाते हुए जोर जोर से हंसती है। अब उसके पास गैस भी थी जिससे वो जब चाहे गर्म खाना बना सकती थी। अगली सुबह फिर से वो अपना सफर शुरू करती है, लेकिन तभी उसका सामना इस बियड़ के सबसे खतरनाक सांप से होता है, जिसके काटने से तुरंत इंसान की मौत हो जाती है। अब वो धीरे धीरे पीछे हट जाती है और वहाँ से दूर भाग जाती है। अब रात को वो अपना टेंट लगाकर सो रही थी, पर उसे बार बार उस डरावने सांप का ख्याल आता है और उसे बहुत डर लगता है। वो डर के मारे टेंट से बाहर आ जाती है। उसके पास एक सीटी होती है जिसे वो बहुत जोर से बजाती है, जिससे सभी जंगली जानवर जो उसके पास थे वो सब भाग जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से चलना शुरू करती है और अब तक वो 80 माइल का सफर तय कर चुकी थी। जब वो आगे बढ़ रही थी तब नदी के किनारे उसे एक आदमी दिखता है, तो शेरिल उसके पास जाती है। उसका नाम ग्रेग था और वो भी हाइकिंग कर रहा था। वो शेरिल को जानता था। वो बताता है कि उसने उसका नाम ट्रेल बुक में पढ़ा था। वो आदमी शेरिल से कहता है कि मैं तुम्हें कैलिफोर्निया के कैनेडी मेडोज में मिलूंगा, तो तुम वहीं आना। अब ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और शेरिल फिर से अकेले चलने लगती है। आज उसके सफर का 14वां दिन था और आज वो कैनेडी मेडोज पहुँच चुकी थी। वहाँ उसे वो आदमी भी मिलता है जो उसे नदी किनारे पर मिला था। वो उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ और भी कई हाइकर्स रुके हुए थे जो सभी हाइकिंग कर रहे थे। यहाँ ये सभी साथ में खाना खाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। शेरिल को यहाँ से एक पार्सल भी मिलता है जो कि उसकी फ्रेंड ने भिजवाया था, जिसमें उसकी कुछ ज़रूरत का सामान और पॉल का एक लेटर था, जिसमें पॉल ने लिखा था कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो तुमने 100 माइल का सफ़र तय कर लिया है। हमारे बीच जो भी हुआ मुझे तुम पर नाज है। ये लेटर पढ़ के शेरिल के अंदर एक नया जोश आ जाता है और अब उसे हर हाल में अपना सफ़र पूरा करना है। इसी जगह शेरिल की मुलाकात एड नाम के एक आदमी से होती है जो उसके बैग को हल्का करने में हेल्प करता है। वो शेरिल के बैग में से बिना काम की चीज़ों को हटा देता है और साथ ही वो शेरिल को नई सैंडल भी देता है, क्योंकि शेरिल के जूते बहुत टाइट थे जिसकी वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और नेक्स्ट स्टॉप पर उसके लिए नए जूते भिजवाने को कहती है। अब यहाँ से वो अपना सफ़र आगे बढ़ाती है, लेकिन अब उसे बर्फीले रास्ते पर चलना था। वो अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रही थी और अब किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहती थी। बर्फ में चलना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो बहुत थक जाती है और अपना कैंप लगाती है। वो अपने लिए कुछ खाना बनाती है। तभी उसकी नज़र एक फॉक्स पर पड़ती है जो उसे गौर से देख रहा था। शेरिल को उस फॉक्स में अपनी मॉम की झलक दिखती है, जैसे कि वो उसे मिलने आई हो। वो उसके करीब जाती है पर वो भाग जाता है। अब यहाँ से वो आगे बढ़ जाती है और बर्फ के इलाके को पार कर जाती है। अब हम शेरिल को वहीं देखते हैं जहाँ से उसने अपना जूता फेंका था। उसके पैर में चोट लगी थी और अब उसके पास जूते भी नहीं थे। तब वो एड के दिए हुए सैंडल निकालती है और फिर से चलना शुरू करती है। लेकिन सैंडल पहनकर इन पथरीले रास्ते पर चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है और अपने अगले स्टॉप पर पहुंचती है, जहां उसे वो पार्सल मिल जाता है जो उसकी दोस्त ने भेजा था, जिसमें उसे जूतों के साथ साथ पॉल का लेटर भी मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब शेरिल वहाँ एक रात रुकती है और अगली सुबह वो आगे बढ़ जाती है। आज उसके सफर का 56वां दिन था और अब उसे फिर से एक बिहड़ को पार करना था। वो लगातार चल रही थी और अब उसकी मंजिल बहुत करीब थी। वो हमेशा अपनी मॉम को मिस किया करती थी। उनके चले जाने से शेरिल अंदर से टूट गई थी। वो डेजर्ट में तेज धूप में चल रही थी और अब उसका पानी भी खत्म हो जाता है। अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह जल्द ही डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी और मारी जाएगी। वो पानी भरने के लिए एक टैंक के पास जाती है, पर उस टैंक में भी पानी नहीं होता। अब वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहीं कैंप लगाकर प्यासी ही सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तब वो अपने टेंट पर जमी ओस की बूंदों को चाटने लगती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो प्यास से मर रही थी। तब एक जगह उसे पानी का एक गड्ढा दिखता है, लेकिन वो पानी बहुत ही गंदा था, जिस वजह से उसे डायरेक्ट पिया नहीं जा सकता था। लेकिन अपने सफर में वो इतना तो सीख चुकी थी कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है। वो पानी को 2 बोतलों में भर लेती है और उसमें एक गोली डाल देती है, जिससे पानी पीने लायक हो जाएगा। तभी वहाँ 2 हंटर्स आते हैं और वो शेरिल से पानी मांगते हैं। शेरिल कहती है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, इसे पीने के लिए 30 मिनट वेट करना होगा।
अब वो आदमी शेरिल को अकेला देखकर उसके बारे में गलत बातें बोलने लगते हैं और उसे गंदी नज़र से देखने लगते हैं। शेरिल को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, इसीलिए वो उन्हें कहती है कि मुझे अब जाना होगा। ये कहकर वो जाने लगती है और वो आदमी भी यहाँ से चले जाते हैं। शेरिल उन्हें पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। जब वो चले जाते हैं तब शेरिल फिर से वापस आती है। दरअसल वो यहीं अपना कैंप लगाना चाहती थी, लेकिन तभी उनमें से एक हंटर अचानक शेरिल के पास आता है। शेरिल उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो हंटर शेरिल से कहता है कि तुम तो यहाँ से चली गई थी। शेरिल कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है, इसलिए मैं वापस आ गई। तभी दूसरा हंटर इस आदमी को आवाज़ लगाता है और वो चला जाता है। शेरिल भी जल्दी से अपना सामान पैक करती है और यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे उन शिकारियों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो लगातार चलती रहती है और पूरे 62 दिन बाद ओरेगन शहर पहुँचती है। वो कुछ टाइम इस शहर में रुकती है। यहाँ उसकी मुलाकात जोनाथन नाम के एक आदमी से होती है। रात को वो दोनों एक कॉन्सर्ट में जाती है और उसी रात वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अब अगली सुबह शेरिल अपने सफ़र पर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक हाइकिंग ग्रुप भी मिलता है, जिनके साथ शेरिल अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। वो रात उनके साथ ही गुजारती है और अगली सुबह फिर से चलना शुरू करती है। रास्ते में उसे एक औरत और एक लड़का दिखता है और वो भी हाइकिंग कर रहे थे। अब वो लड़का शेरिल से पूछता है कि आपकी मॉम कहाँ है, तो शेरिल बताती है कि वो गोड के पास चली गई है, वो बहुत ही बीमार हो गई थी। अब वो बच्चा उसकी मॉम की याद में एक गाना गाता है। वो बच्चा कहता है कि ये गाना मुझे मेरी मॉम सुनाया करती थी। अब वो गाना सुनकर शेरिल को अपनी मॉम की बहुत याद आती है और उनके चले जाने के बाद शेरिल अपने घुटनों पर गिर जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। एक माँ की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता और ये हम सब जानते हैं। सफ़र के आखिरी कुछ दिनों में वो अपनी डायरी में अपने सफ़र को बयां करती है और 94 दिनों के बाद वो अपनी मंजिल यानी कि ब्रिज ऑफ द गॉड तक पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसने अपना सफ़र पूरा कर लिया था। उसे वो दिन याद आते हैं जब उसने अपना सफ़र शुरू किया था। तब उसके दिमाग में यह चल रहा था कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया होता तो आज वो यहाँ नहीं होती। इस सफ़र ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसे समझ आ गया था कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है और लाइफ को कैसे जिया जाता है। उसने जो टाइम बर्बाद किया, अब जाके उसे ये एहसास हुआ था। अब उसे एक नई ज़िंदगी मिली थी। इस सफ़र के बाद वो बहुत बदल गई थी। उसने जो डायरी लिखी थी उसे कई लोग खरीदते हैं और आगे जाके वो एक राइटर बन जाती।